जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 जुलाई अब बहुत दूर नहीं है और 27 जुलाई में हमारा जो एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपी पीसीएस आरओ का, उसकी तैयारी के लिए एक और नया मोड़ देने के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ जो कि घटना चक्र की सीरीज़ है, जीएस में 70 प्लस नंबर वाली सीरीज़। इसमें हम जीएस का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं और इसकी जो क्लास है क्लास नंबर सेकेंड है। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं जो कि हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया था। आज भी हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बचे हुए टॉपिक और मीडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे और हिस्ट्री की हो सकता है आज की ये लास्ट क्लास हो और इसके बाद में हम अन्य सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीएस में 70 प्लस नंबर वाली जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना तैयारी बिल्कुल अधूरी सी रह जाएगी आपकी, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। सामान्य दिन की क्लास है। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले वाली क्लास यानी क्लास नंबर 1 अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसको भी जाकर जरूर चेक करें, उसको भी एक बार देखें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जैसे ही इसकी लास्ट क्लास होगी तुरंत आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। यानी हिस्ट्री की क्लास के बाद हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की क्लास के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखिए पहला टॉपिक क्या है हमारा, 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उनके संस्थापक कौन थे। तो देखिए कौन कौन से होंगे। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में सबसे पहले जो इसके संस्थापक माने जाते हैं वो निजाम उल मुल्क माने जाते हैं। कर्नाटक के सादतुल्ला खान, बंगाल के मुर्शिद कुली खान और अवध के सादत खान, मैसूर के हैदर अली और केरल यानी त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा माने जाते हैं। अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियों के बारे में भी चर्चा करते हैं। सूरत की संधि होती है 1775 ईस्वी में। रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य यह संधि होती है जिसको हम किस संधि के नाम से जानते हैं, सूरत की संधि के नाम से जानते हैं। रघुनाथ राव और किसके बीच में, अंग्रेजों के मध्य यह संधि होती है। इसके बाद में पुरंदर की संधि 1776 में अंग्रेजी सरकार व पूना दरबार के मध्य ये संधि होती है। बड़गांव की संधि 1779 में अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य ये भी संधि होती है। सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य में ये संधि होती है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बसीन की संधि 1802 में होती है, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य ये संधि होती है। इसके बाद में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो अभी जाकर आप क्लास नंबर 1 को पहले देखिए, इसके बाद में क्लास नंबर 2 पढ़िएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। 10 जुलाई से आपका करंट अफेयर्स का एक कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें हम 1000 एमसीक्यूज कवर करेंगे। कितने, 1000 प्लस एमसीक्यूज कवर करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और इसकी पीडीएफ आपको पैड फॉर्मेट में पैड में मिलेगी जो कि हमारे एग्जाम वेव ऐप पर मिलेगी। एग्जाम वेव ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 19 रुपए में आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। इसके बाद में 1700 प्लस वन लाइनर जीके के क्वेश्चन की पीडीएफ, बहुत ही जो महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको मात्र 9 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एग्जाम वेब ऐप इंस्टॉल करना होगा या फिर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अंग्रेजों तथा मराठों के बीच में जो संधियां हुई थी उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी, भोसले तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य। नागपुर की संधि 1816 में भोसले तथा अंग्रेजों के मध्य। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है, एक बार हम बता चुके हैं, आप लोग याद रखिएगा। HMTA PBS, HMTA HMTA PBS, तो ऐसे याद कर लीजिए। 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर, 99 में ही तंजौर, 1801 में अवध और 2 में पेशवा और 3 में भोसले और 4 में क्या है, 4 में सिंधिया। 1857 विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, इसके बारे में भी ये टॉपिक हमारा आ चुका है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में
नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह के बारे में अगर देखते हैं तो ये टॉपिक जो है इसको इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी बंगाल में इसका स्थान रहा था, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये इसके नेतृत्वकर्ता थे भवानी पाठक और देवी चौधरानी। 1770 से 1820 तक चला। फकीर विद्रोह मजनू शाह के द्वारा चलाया गया था, नेतृत्वकर्ता थे बंगाल में, ये भी चला। और ये चला था 1776 से 1777। पागलपंथी इंपॉर्टेंट है। पाइका विद्रोह, फराजी और अहोम विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है। गडकरी विद्रोह, इसके बारे में देख लीजिएगा। दाजी कृष्ण पंडित, महाराष्ट्र, 1844 में ये चला था। अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर, असम में हुआ था 1828 से 33 में। इससे पहली वाली क्लास में हम ये सभी विद्रोह के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। बहावी आंदोलन इंपॉर्टेंट है, 1830 से 60 पटना में चलाया गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा। कूका आंदोलन 1840 से 1872 में उत्तर पश्चिमी सेन सीमा प्रांत साहब यानी भगत जवाहर मल द्वारा चलाया गया था, ये प्रमुख नेता थे। इसके बाद में भील विद्रोह इंपॉर्टेंट है, ये इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1818 से 1837 और 1821 से 1921 महाराष्ट्र और राजस्थान में चलाया गया था। भागोजी, काजल सिंह, दशरथ मोतीलाल तेजावत राजस्थान में ये प्रमुख नेता थे। कोल विद्रोह 1831 से 32 झारखंड रांची में चलाया गया था, बुद्धो भगत इसके नेता थे। संताल विद्रोह 1855 से 1856 में बिहार में चलाया गया था, सिद्धो और कान्हो इसके प्रमुख नेता थे। इसके बाद में मुंडा विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है। खासी विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह और रामोसी विद्रोह और चुआर विद्रोह और हो विद्रोह, ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए, ये आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? मुंडा विद्रोह और इसके बाद में चुआर विद्रोह और रामोसी विद्रोह। हो विद्रोह से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके प्रमुख जो क्षेत्र है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में ये हो विद्रोह होता है। हो आदिवासी जनजाति है, आदिवासी जनजाति है, उसके द्वारा ये विद्रोह चलाया गया था। इसके बाद में जगन्नाथ इसके प्रमुख नेता थे चुआर विद्रोह के, जो कि बंगाल क्षेत्र में चलाया गया था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चलाया गया था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में राजू रंपा के द्वारा चलाया गया था। अब हम प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला आंदोलन होता है नील आंदोलन, जो कि 1859 से 1860 ईस्वी तक चला था। बंगाल का नदिया जिले में ये आंदोलन चलाया गया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दो भाई लोग थे, इन लोगों ने ये आंदोलन चलाया था। पावना विद्रोह केशव चंद्र 1873 से 1876 में चलाया गया था, बंगाल के पावना जिले में। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल राय, इनके द्वारा ये विद्रोह चलाया गया था। दक्कन का विद्रोह 1875 में महाराष्ट्र पुणे में और अहमदनगर में, ये भी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो ये दोनों जगह पर चलाया गया था कालूराम द्वारा। बिजौलिया आंदोलन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1897 से 1941 तक राजस्थान में चारण और ब्रह्मदेव नारायण पटेल द्वारा चलाया गया था। एका आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 1921 में चलाया गया था। अवध, हरदोई, बहराइच, सीतापुर और सुल्तानपुर में चलाया गया था। मदारी पाशी और सहरेब इसके क्या थे? प्रमुख नेता थे। मोपला विद्रोह 1921 में चलाया गया था, केरल के मालाबार तट में। एम से मोपला, एम से मालाबार, ये पिछली क्लास में भी 2-3 बार बताया था। शौकत अली मुदलियार, गांधी जी और मौलाना आजाद के द्वारा इनको इस विद्रोह को समर्थन मिला था, मोपला विद्रोह को। बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में सूरत में चलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके बाद में नागा विद्रोह मणिपुर में चलाया गया था। देखिए नागा विद्रोह, नागालैंड मत याद कर लीजिएगा, मणिपुर में है नागा विद्रोह, और मणिपुर विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। रोगमई जदोनांग। बरली आंदोलन 1945 में पश्चिमी भारत में चलाया गया था, बरली जनजाति द्वारा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को भी डाउनलोड करिए, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। इसके बाद में तेभागा आंदोलन इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना विद्रोह, ये सभी विद्रोह हम एक बार करा चुके हैं पिछली क्लास में, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से की है तो आपको और चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद में अन्य आंदोलन के बारे में अगर जानें तो धर्म सभा की अगर बात करें 1830 में राजा राधाकांत देव के द्वारा चलाई गई थी। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा चलाई गई है। राधा स्वामी 1861 में शिव दयाल साहब आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद में सेवा समिति द सर्वेंट ऑफ सेवा समिति द सर्वेंट ऑफ 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सेवा सदन 1885 में
रमाबाई रानाडे द्वारा चलाया गया था। भील सेवा 1922 में अमृतलाल विठल मंडल दास ठक्कर के द्वारा चलाया गया था। पूना सेवा सदन 1909 में जी के देवधर और रमाबाई द्वारा चलाया गया था। शारदा सदन 1889 में पंडित रमाबाई द्वारा। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 में श्री नारायण गुरु और पद्मनाभन पालपू द्वारा चलाया गया था। इसके बाद में निम्न जाति आंदोलन के बारे में भी जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सत्यशोधक समाज की अगर बात करें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 1873 में होती है। इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? ज्योतिबा फुले। इसका कार्य क्या था? अस्पृश वर्ग के लिए विद्यालय गुलामगिरी पुस्तक का विमोचन। अस्पृश वर्ग के लिए विद्यालय और गुलामगिरी पुस्तक का विमोचन भी इसी आंदोलन के तहत या फिर इसी आंदोलन के तहत किया गया था। अरलवीपुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में श्री नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था। धार्मिक सुधार कार्यों से संबंधित था यह आंदोलन। आत्म सम्मान आंदोलन 1920 में रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था। ब्राह्मणवाद का विरोध, मंदिरों में जबरन प्रवेश, तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई थी। बायकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में श्री नारायण गुरु, टी के माधवन और एन कुमारन द्वारा चलाया गया था। छुआछूत का विरोध किया था। इसके बाद में बहुत से अधिनियम भी आए थे, जैसे कि बालिका शिशु पर हत्या रोक 1802 में बेलिजली द्वारा लाया गया था। शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। नॉर्थबुक ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया। लैंसडाउन ने 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसमें क्या क्या कर दिया गया था? 12 वर्ष आयु कर दी गई थी निश्चित लड़कियों की कि इतनी आयु होनी चाहिए तभी लड़की का विवाह होगा। नेटिव मैरिज एक्ट के अंतर्गत क्या होता है? अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी गई थी और बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। मतलब एक ही पत्नी आपकी हो सकती है, एक से ज्यादा आप शादी नहीं कर सकते हैं। इरविन के द्वारा शारदा एक्ट लाया गया था 1929 से 30 के बीच में। लड़के के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष निश्चित कर दी गई थी। इससे पहले 1891 में कौन सा आया था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। जमींदारी प्रथा देखिए, प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं तो जमींदारी 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ एसोसिएशन टैगोर द्वारा संस्था चलाई गई थी। इसके बाद में बंगाल ब्रिटिश 1843 में जॉर्ज थॉमसन इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया 1851 में राधाकांत देव एसोसिएशन के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसकी स्थापना होती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कलकत्ता स्टूडेंट 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है आनंद मोहन एसोसिएशन बोस। बम्बई एसोसिएशन 1852 में इसकी स्थापना होती है दादा भाई नौरोजी द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में होती है महादेव गोविंद रानाडे द्वारा और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में इसकी स्थापना होती है फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तैलंग के द्वारा। इसी समय में 1885 में आईएनसी की भी स्थापना होती है। सर आईएनसी की स्थापना के बारे में अगर आपको बताएं तो आईएनसी की जो स्थापना होती है वो किसके द्वारा की जाती है? ए ओ ह्यूम के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा आईएनसी की स्थापना की जाती है। इसके बाद में इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं आईएनसी के पहले अध्यक्ष बनते हैं। आईएनसी के पहले अध्यक्ष के बाद में डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो बनते हैं, इसके बाद में कई क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जब हम आईएनसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था सर? बॉम्बे में हुआ था। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ था। क्या आप ये बता सकते हैं कि सर सबसे पहले गांधी जी ने किस अधिवेशन में, कहाँ के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव का अधिवेशन था। कौन सा सर? बेलगांव का अधिवेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए सर कि जो सबसे पहली महिला, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है पहली महिला, कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। अगर सर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि सबसे पहली भारतीय महिला की अगर बात कर ली जाए, भारतीय महिला तो कौन थी? तो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी
नायडू। इसके बाद में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको याद रखने होंगे। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मद्रास नेटिव की बात करते हैं तो 1852 ईस्वी में गजलू लक्ष्मी नरसू और एसोसिएशन चेट्टी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा, एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू द्वारा। लंदन इंडिया इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ईस्ट इंडिया याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1866 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया यहाँ पर एसोसिएशन कर लीजिएगा, एसोसिएशन। इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इसी का नाम बदलकर 1885 में नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी रख दिया जाता है। लंदन इंडियन 1862 ईस्वी में पुरुषोत्तम लंदन इंडियन कमेटी, यहाँ पर कमेटी कर लीजिएगा, कमेटी पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा स्थापित किया जाता है। अब हम बात करते हैं, सीधे आते हैं किसमें, अब हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में देखते हैं और साथ ही साथ में कौन कौन से जो एंशियंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में एक बार नजर कर लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी मैंने टॉपिक आपको क्लियर कराए हैं, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो क्लियर हो गए हैं और कौन कौन से टॉपिक में अभी भी आपको कंफ्यूजन है, तो वो सभी आप लोग एक बार बता दीजिए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर हुए हैं। अगले लेक्चर में या फिर बाद में एक सेपरेट लेक्चर में आपको उन सभी टॉपिक के बारे में जो आपको क्लियर नहीं हो पाए हैं उन सभी के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में सारी संभावनाएं बनी रहें पास होने की, एग्जाम क्रैक करने की। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसके बारे में समझते हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास, इसको हम पहले से ही कर चुके हैं, यानी पहले से हम इसको समझ चुके हैं, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम समझ चुके हैं। अब हम बात, चलिए इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कैसे करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम इसको रिवाइज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के समय सीमा की। तो इसका जो समय सीमा मानी जाती है मुख्यतः जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तब इसकी समय सीमा मानी जाती है और यह 1947 तक यानी भारत की स्वतंत्रता तक फैला होता है। मुख्य चरण की बात करें तो विघटन और राजनीतिक अस्थिरता का युग माना जाता है 1707 से 1757 तक, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु होती है। कई स्थानीय शक्ति जैसे मराठा, राजपूत, सिख, नवाब आदि उभरने में लगे होते हैं और इसी दौर में यूरोपीय शक्तियां भी भारत में व्यापार के बहाने आने लगी थी। और जो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आई थी वो थी पुर्तगाली, और सबसे पहला व्यापारी था, पुर्तगाली व्यापारी था जो 1498 में यानी वास्को डिगामा जब पहली बार भारत आया था, और अंग्रेज की द्वारा लाई गई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व के बारे में। 1757 से 1858 तक इनका प्रभुत्व रहा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई, यानी बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला को हराया गया था और भारत में अंग्रेजों का असली राजनीतिक नियंत्रण यहाँ से शुरू हो गया था। कब से शुरू हो गया था सर? शुरू हो गया था सिराजुद्दौला को जब सबसे पहले प्लासी की लड़ाई में हराया गया था। इसके बाद में 1764 में, यहीं पर साइड में मैं आपको एक डेटलाइन बताते जा रहा हूँ, 1764 में क्या होता है, बक्सर की लड़ाई होती है और इस बक्सर की लड़ाई में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब को हराया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1765 में एक संधि होती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो किसे मिल जाती है, वो अंग्रेजों को मिल जाती है एक संधि के तहत। कंपनी शासन के प्रमुख गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं 1773 से 1785 तक, और लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित होते हैं, जबकि लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से संबंधित हैं। लॉर्ड डलहौजी विलय नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से संबंधित हैं। इसके बाद में अब हम 1857 की क्रांति के बारे में समझ लेते हैं। तो कारण इसका क्या था? सैनिक असंतोष, सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप, किसानों और जमींदारों की नाराजगी और कई नीतियां चलाई गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि एक बहुत ही तत्कालिक कारण बना था 1857 की क्रांति का। इसके बाद में
नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने दिल्ली का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी झांसी का, तात्या टोपे, नाना साहेब कुंवर सिंह आदि अन्य नेताओं ने जगह जगह पर नेतृत्व किया था। परिणाम इसके क्या आए थे? परिणाम आए थे कंपनी का शासन समाप्त होता है। 1858 से ब्रिटिश राजा यानी ब्रिटिश क्राउन के पास शासन चला जाता है। इसके बाद में ब्रिटिश राज और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं 1858 से 1885 में। तो सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। सती प्रथा उन्मूलन का मतलब वो करते हैं, सती प्रथा के विषय पर जोर डालते हैं कि सती प्रथा को बंद किया जाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हुए हैं जिन्होंने विधवा पुण्य विवाह के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। इसके बाद में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया जाता है। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। आधुनिक स्कूल और कॉलेज, प्रेस और पुस्तकों की भी शुरुआत हो जाती है। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा, और पहले अध्यक्ष इसके चुने जाते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी। प्रारंभ में उदारवाद, जो बाद में अब ये उग्रवाद का रूप धारण कर लेती है। अब इसके बाद में कुछ प्रमुख आंदोलन होते हैं जैसे बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड सहयोग आंदोलन। इसके बाद में और सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, डांडी मार्च होता है, और भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन भी आता है, कैबिनेट मिशन भी आता है, अगस्त प्रस्ताव भी आता है, और कई संस्थाओं की स्थापना की जाती है जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद में क्रांतिकारी गतिविधियां भी आती हैं जैसे काकोरी कांड होता है। इसके बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु को फांसी फांसी भी दी जाती है। गांधी युग स्टार्ट होता है 1915 से 1948 में, जिसमें सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था इन्होंने 1917 में किया था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में स्थित है। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, दांडी यात्रा आदि प्रमुख इनसे संबंधित कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह इनसे संबंधित है, और भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी से संबंधित है। स्वतंत्रता और विभाजन होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में कई डिटेल में चीजें पढ़ी थी, जो मैंने आपको एक बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है, जो मैं आपको बता सकता था, जितनी चीजें आपको क्लियर करा सकता था मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको कराई हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे बेहिचक व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करिए, ग्रुप पर मैसेज करिए, पर्सनल मैसेज करिए, कहीं पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी वो नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आपका आपको सोल्यूशन मिलेगा, हर एक क्वेरी का आपको जवाब मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, आप आर परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में, और अगर जो पेड भी हैं तो वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो वो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित देशों के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रमुख पुराण कौन से हैं और उनसे संबंधित देश कौन कौन से, उनसे संबंधित वंश कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण की बात मौर्य वंश में सबसे ज्यादा हुई थी, तो मौर्य वंश इससे संबंधित हुआ। मत्स्य पुराण की अगर बात करें तो आंध्र सातवाहन और शुंग वंश की बात होती है। वायु पुराण की बात करें तो गुप्त वंश की बात इसमें होती है। इसके बाद में अब हम अभिलेखों के बारे में जान लेते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल के द्वारा ये अभिलेख कराया गया था। जूनागढ़, जिसे गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं, रुद्रदामन द्वारा। इसके बाद में नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त द्वारा कराया गया था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा। एहोल प्रशस्ति, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज द्वारा। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त द्वारा। देवपड़ा प्रशस्ति बंगाल शासक विजय सेन द्वारा। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है उनके बारे में देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन, ऑरेल स्टाइन और ए एन घोष द्वारा इनका मानना है कि हम जलवायु परिवर्तन से प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। भूतात्विक परिवर्तन से ए आर साहनी ऐसा कहते हैं कि हम क्या है, एम आर साहनी, कि भूतात्विक परिवर्तन से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। प्राकृतिक आपदा के जरिए हम भारतीय प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। के यू आर कैनेडी का ये मानना है।
मैके एवं मार्शल का मानना है कि बाण के जरिए हम भारतीय प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। पर्यावरण परिवर्तन, एम दिमित्रिमेव, आर्यों का आक्रमण, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा ये बात कही गई है कि हम आर्यों के आक्रमण के जरिए भारतीय प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। नगर की अगर हम बात करें और नदी की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे पहला नगर आता है हड़प्पा नगर। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे। रोपड़ की अगर बात करें तो सतलज नदी के किनारे। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी। सुतकोटदा की बात करें तो सादिकौर नदी के किनारे। रंगपुर की बात करें तो सुखभादर नदी के किनारे। कुणाल की बात करें तो सरस्वती नदी के किनारे। बनावली सरस्वती नदी के किनारे। भगवानपुरा सरस्वती और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद में आप लोग ऐसे और याद कर लीजिएगा, जो मांडा है हमारा, मांडा, ये कौन सी नदी के किनारे है? मांडा ये चेनाब नदी के किनारे है, चेनाब रिवर। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे है सर? हिंडन नदी के किनारे है। इसके बाद में एक दैमाबाद जगह पड़ती है, जो कि कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। सर महाराष्ट्र में किस जगह पर दैमाबाद पड़ता है और ये किस नदी के किनारे है? तो ये सर प्रवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे है। इसके बाद में एक जगह पड़ती है सुतकांगे डोर बलूचिस्तान। सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में पड़ती है और ये किस नदी के किनारे है सर? दास्क नदी के किनारे है। तो ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम विभाजन कर सकते हैं कि सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो साइट है वो कौन कौन सी है, इसके बारे में हमने चर्चा की है, जो आपको सभी को बता दी है। इसके बाद में कालीबंगा की अगर बात करें तो घग्गर नदी के किनारे है। सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे। चन्नू सिंधु नदी। मांडा चिनाव नदी। दैमाबाद प्रवरा नदी। आमीरी सिंधु नदी। राखीगढ़ी घग्गर नदी। राखीगढ़ी ये भा, भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है भारत में, वो कौन सी है? राखीगढ़ी। किस जिले में पड़ती है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में राखीगढ़ी साइट बनती है, पड़ती है। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल की अगर बात करें तो तांबा हमको कहाँ से प्राप्त होता है? खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान और ओमान से प्राप्त होता है। लाजबर्द बद बदखशां जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त होता है। टिन की अगर बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान से मिलता है। चांदी राजस्थान की जाबर और अजमेर की खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी मिलती है। ये कब की बात हो रही है? ये सर बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता और सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता में ये सभी धातुएं किन किन जगह से आती थी उनके बारे में बताया गया है। सीसा की अगर बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर राजस्थान में जो कि पड़ता है, यहाँ से सीसा आता था। शिलाजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से मिलता था। अब सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं और उनके उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति क्या है, उन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता मोस्ट इंपोर्टेंट है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस द्वारा इसकी क्या की गई थी? उत्खनन किया गया था 1921 में, और 1926 से 27 में माधव स्वरूप बस ने इसका उत्खनन किया था। साहिवाल जनपद पाकिस्तान में ये पड़ता है। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में इसका उत्खनन किया था। लरकाना जनपद सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चन्नूदड़ो एनजी मजूमदार 1931 में सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगा बीबी लाल एवं बी के थापर 1961 से 1969 में हनुमानगढ़ राजस्थान में। इसके बाद में कोट दीजी फजल अहमद 1957 से 1958 में खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में। रंगपुर की अगर बात करें तो एस आर राव 1934 से 1935 सुरेंद्र नगर गुजरात में पड़ता है। रोपड़ की अगर बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1955 रूपनगर पंजाब में पड़ता है। लोथल एस आर राव 1954 से 1955 अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजी गई थी साइट, 1958 में इसकी खोज हुई थी। और मेरठ के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये पड़ता है। सुतकांगेडोर ऑरेल स्टाइन जॉर्ज हेटेल्स 1927 से 1962 तक इसकी क्या चलिए उत्खनन चला था। पाकिस्तान में मकरान समुद्र तट पर ये पड़ता है। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 से 1970 फतेहाबाद और हरियाणा की इसमें क्या होता है, ये पड़ता है बनावली। धौलावीरा जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट कच्छ रण ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर धौलावीरा पड़ता है। अब हम समझते हैं वेद उपवेद और उनसे संबंधित कुछ पुरोहित कौन कौन से हैं। तो हमारे वेदों की संख्या कितनी है सर? वेदों की संख्या जो है वो 4 है।
हमको पहले से पता है। इनके सभी के उपवेद हैं, इनके सभी के अपने पुरोहित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद के जो उपवेद है वो क्या है, आयुर्वेद है, और पुरोहित कौन है, होता। यजुर्वेद की बात करें तो धनुर्वेद इसका उपवेद है, अथर्वयु इसके पुरोहित हैं। सामवेद की अगर बात करें तो गंधर्व वेद इसका उपवेद है, और उद्गाता इसका पुरोहित है। अथर्व वेद की बात करें तो शिल्प वेद इसका उपवेद है, और ब्रह्मा इसका क्या है, पुरोहित है। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां और उनके अर्थ क्या क्या है उनके बारे में समझते हैं। अगन्या की अगर बात करें तो वध ना करने योग्य अर्थात गाय, अगन्या को क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। दुहिता की अगर बात करें दूध दुहने वाले अर्थात पुत्री को दुहिता बोलते हैं। उर्वरा की अगर बात करें तो जुते हुए खेत को लांगल, हल को ब्रक को बैल, यव को जौ, गोधूम को गेहूं, हिरण या सुवर्ण को सोना, करीश को गोबर की खाद, बेकनाट को ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, तंदुल को धान और व्रीहि को चावल। वैदिक कालीन संहिताओं की अगर बात करें तो ऋग्वेद में ब्राह्मण कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकी, और अरण्यक ऐत्रेय और कौशितकी, उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद की अगर बात करें तो तांडय और जैमिनी क्या है, इसके ब्राह्मण हैं। इसके बाद में जैमिनी और छांदोग्यारण्यक इसका क्या है, आरण्यक है। छांदोग्य है जो वो सबसे कैसा है, सबसे प्राचीन जैमिनीय है। छांदोग्य सबसे प्राचीन है, और जैमिनीय ये इसका उपनिषद माना जाता है सामवेद का। यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, तैतरीय शतपथ ब्राह्मण। तैतरीय और शतपथ इसके आरण्यक भी हैं, और बृहदारण्यक और कठोपनिषद जो कि सबसे बड़ा माना जाता है उपनिषद, कठोपनिषद इसी में आता है, यजुर्वेद में आता है, यजुर्वेद में आ जाता है। अथर्ववेद की बात करें तो गोपत इसका क्या है, ब्राह्मण है। मुंडकोपनिषद और मांडव्योपनिषद, सबसे छोटा मांडव्योपनिषद और मुंडकोपनिषद इसी वेद का उपनिषद माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं और उनके कुछ नाम हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। क्रुमु को कुर्रम के नाम से, वितस्ता को झेलम के नाम से, पुरुषनी को रवि के नाम से, विपाशा को व्यास के नाम से, दृष्टि को घग्गर के नाम से, ये याद कर लीजिए, दृष्टि घग्गर। इसके बाद में सुवास्तु को स्वात के नाम से जानते हैं, स्वात। कुंभा की अगर बात की जाए तो काबुल के नाम से कुंभा जानते हैं। अश्कनी की बात की जाए तो चिनाव नाम से क्या जानते हैं, अश्कनी जानते हैं। सुतद्री की बात की जाए तो सतलज नाम से जानते हैं, सतलज। इसके बाद में सदा नीरा की बात की जाए तो किस नाम से हो जाएगा, गंडक। इसके बाद में गोमती का नाम क्या था, गोमल। गोमती का जो आधुनिक नाम क्या है वो क्या है, गोमल है। ऋग्वैदिक कालीन अगर देवता की बात करी जाए तो इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता है, युद्ध का नेता एवं वर्षा का नेता। अग्नि की बात करें तो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करता है। वरुण की बात करें तो आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माण, समुद्र का देवता, जगत का नियंत्रता नियता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक है। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ध्यव की बात करें तो आकाश का देवता, और सोम की अगर बात करें तो वनस्पति का देवता। चलिए अब ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में और देख लेते हैं। उषा प्रकृति एवं उत्थान की देवी, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं के देवता, इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लीजिए, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान का देवता, रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। दिशा और उनके राजा, तो पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द क्या है, प्राची है, और राजा का नाम क्या है, सम्राट है। पश्चिमी दिशा में प्रातीच्य और स्वराट राजा का नाम है। उत्तर में कौन है, उदीच, और विराट क्या है, राजा का नाम है। मध्य में राज्य और राजा का नाम नहीं दिया गया यहाँ पर। दक्षिण में भोज और भोज की क्या किया गया था, इनकी जो उत्तर वैदिक शब्द हैं और उनकी दिशाएं हैं वो आपको बताई हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं 16 दर्शन के बारे में, तो जिसमें जो महत्वपूर्ण दर्शन है, यानी 16 नहीं सॉरी 6 दर्शनों के बारे में। तो पहला कौन सा, सांख्य दर्शन, दूसरा न्याय दर्शन, तीसरा योग दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, और पांचवा कौन सा, पूर्व मीमांसा, और छठा कौन सा, उत्तर मीमांसा। तो सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम अच्छपाद, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद या उल्लूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण।
अब हम कुछ प्रमुख बौद्ध संगीतियों के बारे में समझते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगृह में होती है। महाकश्यप इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं और अजात शत्रु जो है वो शासक रहता है। द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वो 383 ईसा पूर्व में होती है। वैशाली और सर्वकामी कालाशोक इसके क्या है, इसके अध्यक्ष और शासक रहे हैं। तृतीय कब होती है? तृतीय बौद्ध संगीति 247 में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र अशोक इसके क्या है, शासक रहे। मोगलीपुत्र अध्यक्ष रहा और स्थान क्या है, पाटलिपुत्र। चतुर्थ ईस्वी का प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष। और इसके बाद में अगर शासक की बात करी जाए तो राजा कनिष्क किसके शासक थे इस समय के। चलिए अब हम महाजनपदों के बारे में एक नजर और डाल लेते हैं। आप सभी लोग चाहें तो 1 मिनट का गैप भी ले सकते हैं। 1 मिनट के ब्रेक के बाद में हम वापस से स्टार्ट करेंगे, महाजनपद से स्टार्ट करेंगे। चलिए 1 मिनट का गैप लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, मैं आपको यहीं पर दिखूंगा और ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। बस मैं शांत हो जाऊंगा तो 1 मिनट का गैप है आपके लिए, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी आपको बताया है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग एक बार मनन चिंतन करिए। ब्रेक का समय समाप्त होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपदों के उदय से। तो महाजनपदों के उदय में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। 16 में से 8 महाजनपद तो किसके थे? उत्तर प्रदेश में अकेले थे। उत्तर प्रदेश में कितने थे सर? 8 महाजनपद थे। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था वो कौन सा है? मगध महाजनपद। कौन सा महाजनपद? मगध महाजनपद। प्राचीन इतिहास का जो जो सबसे ज्यादा कहानी है, जो सबसे ज्यादा हमें पढ़ना होता है वो मगध महाजनपद के आसपास के क्षेत्रों के बारे में ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है अंग, जिसकी राजधानी क्या है? चंपा। भागलपुर मुंगेर बिहार में इसकी स्थिति वर्तमान में पाई जाती है। अवंती उज्जैनी यानी महिष्मती मालवा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती मध्य प्रदेश में वर्तमान में पाया जाता है। उज्जैनी या माहिष्मती इसकी क्या है? राजधानी है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में मिलता है। काशी की राजधानी वाराणसी है। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत है। अयोध्या मंडल में उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलता है। कुरु यानी इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में ये देखने को मिलता है कुरु महाजनपद। इसके बाद में कम्बोज महाजनपद की राजधानी क्या? हाटक और राजपुर। जम्मू और कश्मीर का कुछ क्षेत्र तथा हजारा जिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ये किसका? जम कम्बोज कम्बोज महाजनपद का हिस्सा माना जाता था। अस्मक की अगर बात करें तो पोटिल यानी पोतन नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा? अस्मक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। चेदी महाजनपद सुक्तिमती इसकी राजधानी है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में ये प्राय देखने को मिलता है। पांचाल महाजनपद अहिच्छत्र बरेली बदायूं फरकाबाद कांपिल्य उत्तर प्रदेश आदि में देखने को मिलता है। बज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली है। वैशाली दरभंगा आदि के क्षेत्र तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र भी क्या है? इसकी स्थिति मानी जाती है। बस्त की राजधानी कौशाम्बी है। प्रयागराज इलाहाबाद में वर्तमान में इसकी स्थिति है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। पटना गया नालंदा बिहार आदि इसका प्रमुख स्थल माना जाता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मल्ल की राजधानी पावा तथा कुशीनारा और मल्ल की राजधानी क्या है? पावा तथा कुशीनारा। गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। सिद्धार्थनगर तथा नेपाल उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कुशीनगर देवरिया गोरखपुर ये सभी कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। जो कि मल्ल पावा तथा कुशीनारा ये एक महत्वपूर्ण क्या है? महाजनपद है और उसकी राजधानी है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा।
क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान क्रमवार घटित घटनाएं कौन कौन सी हैं, इनका क्रम बहुत ही अच्छे से आपको याद करना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। देखिए, हालांकि मैं ये सभी क्रम आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको सारे क्रम एक बार फिर से याद कराऊं। अभिनव भारत 1904 में बीडी सावरकर के द्वारा, मित्र मेला संघ 1904 में बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति 1907 में पी मित्रा, किंग्स फोर्ड की हत्या 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, करजन बायली की हत्या 1909 में मदन लाल डींगरा, गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल, यूनाइटेड इंडिया हाउस तारक नाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा, ये क्या है, प्रमुख क्रांतिकारी थे इस घटना के। 1908 में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है। हिंद एसोसिएशन की अगर बात करें तो 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और हरिनाम इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे। भारतीय स्वतंत्रता समिति 1916 में लाला हरदयाल इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे। इसके बाद में भारत की प्रथम महिला अस्थायी सरकार 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में गुरुदत्त सिंह द्वारा। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल और रिपब्लिक एसोसिएशन योग चटर्जी, ये क्या किया गया था, हिंदुस्तान एक प्रमुख घटना है जो कि 1924 में होती है। सचिंद्र नाथ सान्याल और रिपब्लिक एसोसिएशन योगेश चटर्जी जो है इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे। काकोरी कांड की अगर बात करें तो 1905 में कांड हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र दाहेड़ी और रोशन पाल इसके क्या थे, प्रमुख नेता थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बम कांड 1929 में, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 में, असेंबली बम कांड आप लोग याद रखिएगा, 3 लोगों ने असेंबली में बम फेंक कर वहां पर जवाब दिया था, और उन 3 लोगों के नाम आप लोग जल्दी से कमेंट बताइए। और ये जब जैसे ही मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था उससे पहले ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया भी है कम्युनिटी पोस्ट पर, तो आप वहां पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। नौजवान सभा की अगर बात करें तो 1926 में भगत सिंह और छबील दास और यशपाल नौजवान सभा के प्रमुख नेता थे। चटगांव आर्मरी सूरसेन रेड इसके प्रमुख नेता थे 1930 में। प्रांतों के प्रधानमंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, सी राजगोपालाचारी। बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा, उड़ीसा के बीएन दास और मध्य प्रांत के एनवी खरे, संयुक्त प्रांत गोविंद वल्लभ पंत, बम्बई के बीजी खरे। इसके बाद में असम का सादुल्ला गोपनीय बारदोली। इसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत में डॉक्टर खान साहब, सिंध में अल्लाह बख्श, और बंगाल में फजलुल हक, और पंजाब में सिकंदर हयात खान। प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं एवं उनके संस्थापक, तो इन सभी के बारे में भी हम डिटेल से पहले ही पढ़ चुके हैं। बंगाल गजट इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में 1980 में स्थापित किए गए थे। इंडिया गजट कलकत्ता में 1987 में। मद्रास कुरियर मद्रास में 1784 में। बॉम्बे हेरोल्ड बम्बई में 1789 में। समाचार दर्पण विलियम कैरी द्वारा चलाया गया था कलकत्ता में 1918 ईस्वी में। इसके बाद में जाम ए जहानुमा कलकत्ता में 1822 ईस्वी में चलाया गया। अब देखिए, लगभग 50 या 60 टॉपिक और बचे हैं, उनको हम पूरा कर लेते हैं, इसके बाद में आज की क्लास को विराम करेंगे। यदि कोई टॉपिक नहीं भी हो पा रहा है तो उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, उसके बाद में हम अगले सेशन में पूरा कर लेंगे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है बंगदूत। तो बंगदूत किसकी है, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। कलकत्ता में इसका स्थान है, वर्ष क्या है, 1822 में इसे लॉन्च किया गया था। उदंत मार्टन जुगल किशोर शुक्ल द्वारा ये संस्थापित किया गया। कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है, 1826 में ये चला था। बॉम्बे टाइम्स हो गया। राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा बम्बई में चलाया गया था 1851 में। हिंदू पैट्रियट भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कलकत्ता में 1853 में। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण कलकत्ता में 1858 ईस्वी में क्या किया गया था, ये चलाया गया था। इसके बाद में इसके बारे में आपको समझा चुके हैं, इसके बारे में भी, और इन सभी के बारे में लगभग आपको समझा चुके हैं। इसके बाद में एक चीज याद रख लेना, हिंदू जीएस अय्यर एवं बी राधा राघवाचारी जो कि मद्रास में पढ़ते हैं, 1878 ईस्वी में इनकी क्या होती है, सेंसस होता है, जनसंख्या गणना होती है। केसरी व मराठी बाल गंगाधर तिलक बम्बई में इसकी स्थापना थी, 1881 में इसे स्थापित किया जाता है।
एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इसकी स्थापना होती है, विलियम जोन्स द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में होती है और राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में होता है, हेनरी विवियन और डेरिजियो द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा। इसके बाद में ब्रिटिश सार्वजनिक तथा परमहंस मंडली दादा भाई नौरोजी और गोपाल हरिदेश मुख। इसके बाद में ये वाला टॉपिक भी हम पूरा करा चुके हैं, तो इसको यहाँ पर मैं क्वेट कर रहा हूँ। और हाँ, इनसे क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और जो महत्वपूर्ण संगठन और उनके संस्थापक हैं, ये टॉपिक तो कई बार 2 से 3 बार, जो कल की क्लास से और आज की क्लास से 2 से 3 बार आपको ये वाला टॉपिक करा दिया है। तो ये आप लोग जरूर एक बार नजर कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी संगठन है और उनके संस्थापक हैं, वो सभी आपको इसी इसी टेबल में, इन जो 2-3 टेबल मैंने आपको भी शो कराए, इन्हीं 2-3 टेबल के अंतर्गत आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? अब हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन आयोग के बारे में और उनसे संबंधित कुछ समितियों के बारे में। चलिए एक काम करते हैं, अगली क्लास में इसको पूरा करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि लगभग 40 मिनट की क्लास हो गई है। तो 40 मिनट की क्लास के बाद में हम अगली क्लास में इसको पूरा कर लेंगे। यानी हिस्ट्री की क्लास जो 3 रहेंगी, बाकी अन्य सब्जेक्ट जो है वो एक ही क्लास में हम पूरा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप